बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंजाइम इनहिबिशन। बच्चे, इनहिबिटर क्या चीज होती है? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एंजाइम का जो कैटालाइज रिएक्शन है उसकी वेलोसिटी को, उसके रेट को कम कर दे। ठीक है, उसको जो है हम इनहिबिटर का नाम देते हैं। ठीक है, इनहिबिटर्स जो है वो रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। इरिवर्सिबल कौन से होते हैं? जिनके इफेक्ट को हम रिवर्स नहीं कर सकते। जबकि रिवर्सिबल कौन से होते हैं? जिसके अंदर हम एंजाइम कंसंट्रेशन अगर बढ़ा दें तो उस इनहिबिशन को हम ब्लॉक कर सकते हैं और एंजाइम का जो फंक्शन है वो रिटेन हो जाता है। यहाँ पर एक लफ्ज लिखा हुआ है, डाइल्यूशन ऑफ द एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। तो ये जो डाइल्यूशन यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब है इंक्रीज इन एंजाइम कंसंट्रेशन। ठीक है, इसका और कुछ मतलब नहीं है। डाइल्यूशन से यहाँ पे मुराद है कि एंजाइम की कंसंट्रेशन जब आप इंक्रीज करते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर वो इनहिबिटर का इफेक्ट जो है खत्म हो जाता है। तो एग्जांपल्स हमें पता होनी चाहिए कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की एग्जांपल्स कौन सी हैं। ठीक है, आपने एफएससी के अंदर भी पढ़ा, लेड जो है इरिवर्सिबल जो है एक इनहिबिटर है। ठीक है, यहाँ पे आप बस ये पढ़ेंगे कि ये कहाँ पर इनहिबिशन करता है। तो जब आप हीम सिंथेसिस पढ़ेंगे ना, तो उसका जो लास्ट रिएक्शन होता है हीम सिंथेसिस का, वो उसको कैटालाइज कर रहा होता है एक एंजाइम फेरोचिलेटेज। ये बेसिकली आयरन की एडिशन करवा रहा होता है वहां पर। ठीक है, तो लेड जो है इसके साथ इरिवर्सिबली बाइंड करता है और इसी एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है उसकी। इसके अलावा सायानाइड जो है आपने पढ़ा हुआ है, जिसको हम आमतौर पर जहर कहते हैं। तो सायानाइड जो है ये भी इरिवर्सिबल इनहिबिटर है। यहाँ पे आप जस्ट ये पढ़ेंगे कि ये कौन से एंजाइम का इनहिबिटर है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर होता है। इसके बाद फ्लोराइड जो है ये भी एक इनहिबिटर है, इनोलेज एंजाइम। अगर आपको ग्लाइकोलाइसिस याद हो तो उसमें जो सेकंड लास्ट स्टेप होता है, ठीक है, उसके अंदर इनोलेज जो है, जहाँ वाटर की रिमूवल होती है, वहां पर ये एंजाइम होता है इनोलेज एंजाइम। ठीक है, तो ये इनहिबिटर है। फ्लोराइड जो है इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है और ग्लाइकोलाइसिस को ब्लॉक करता है। यहाँ से क्लिनिकल कोरिलेट आपको बता देता हूँ कि लेबोरेटरी के अंदर जब हम ब्लड सैंपल्स लेते हैं ना, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर हम जब ब्लड डालते हैं ग्लूकोज टेस्ट के लिए, मोर स्पेसिफिकली जब हमने ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करना होता है ना, तो हम जो है फ्लोराइड कोटेड टेस्ट ट्यूब लेते हैं। ठीक है, उसका क्या फायदा होता है कि वो जो फ्लोराइड की कोटिंग हुई होती है टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो जब ब्लड उसके अंदर डाला जाता है तो ग्लाइकोलाइसिस इनहिबिट हो जाती है। तो ग्लाइकोलाइसिस इनहिबिट होने का मकसद और फायदा क्या है हमें, कि इस तरह जो है जो ग्लूकोज का लेवल है वो डिक्रीज नहीं होता। नहीं तो हम ब्लड का सैंपल लें और थोड़ी देर के बाद चेक करें तो वो ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत लो आएगा। ठीक है, तो फ्लोराइड इसलिए यूज होता है कि वो ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट कर देता है। तो जो नॉर्मल जब हमने ब्लड लिया था उसके अंदर जो लेवल था ओरिजिनल वाला, वही मेंटेन रहता है। ठीक है, उसके अंदर चेंज नहीं आता। तो ये क्लिनिकल कोरिलेट एक आपको ऐसे बता दिया। इसके अलावा एक जो है आपको पता है कि अल्कोहल जो है एक एंजाइम होता है जो इसके ऊपर एक्ट करता है, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, एडीएच मैंने इसको लिख दिया है। ठीक है, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है जो इसको एसीटैल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करता है। अब एसीटैल्डिहाइड के ऊपर जो है एक और एंजाइम एसीटैल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो एक्ट करता है, तो इसको एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसको बता क्यों रहा हूं मैं, कि जो लोग अल्कोहल पीते हैं ना, तो रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर जब हमें लाते हैं तो उनकी जो अल्कोहल पीने की आदत है वो कैसे हम उसको छुड़ाते हैं। तो उसके लिए हम उसको एक मेडिसिन देते हैं, डाइसल्फिरम, DISULFIRAM, डाइसल्फिरम देते हैं। तो ये क्या करती है, ये बेसिकली एसिटैल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है, जो एसिटैल्डिहाइड को एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है, ये उसको ब्लॉक कर देता है। अब जब ये ब्लॉक करता है, ये रिवर्सिबल इनहिबिटर है उसका, तो क्या होता है कि जो पेशेंट है उसके बॉडी के अंदर एसिटैल्डिहाइड का लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो एसिटैल्डिहाइड का लेवल जब इंक्रीज होता है, जब भी वो अल्कोहल पीता है, मतलब वो मेडिसिकेशन अगर कर रहा है साथ में वो अल्कोहल भी पी रहा है, तो उसकी बॉडी के अंदर एसिटैल्डिहाइड का लेवल इंक्रीज कर जाएगा। उससे क्या होगा, उसको नोजिया और ना अल्कोहल से उसको उसकी स्मेल से भी जो है ना उसको नोजिया आना शुरू, जिस तरह वॉमिटिंग होने की फीलिंग आती है उसको, वो शुरू हो जाएगा। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर अल्कोहल पीने की वजह से जब उसे स्टमक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा तो वो छोड़ना शुरू कर देगा, फिर वो शराब नहीं पिएगा। ठीक है, तो ये रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के अंदर हम यूज करते हैं। डाइसल्फिरम जो है ये इरिवर्सिबल इनहिबिटर होता है एसिटैल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज के अंदर। बच्चे, डाइल्यूशन मैंने बताया कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो रिवर्सिबल एंजाइम्स है ना, जब इनहिबिटर जो है वो बाइंड कर जाता है एंजाइम के साथ और एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है, तो उसकी अगर हम डाइल्यूशन करें, यानी उसके अंदर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें, तो क्या होगा
कि वो इनहिबिटर जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा एंजाइम से और एंजाइम का फंक्शन जो है दोबारा से रिटेन हो जाएगा। तो डाइल्यूशन से यहाँ पे मुराद है कि एंजाइम कंसंट्रेशन या फिर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना, ताकि जो रिवर्सिबल इनहिबिटर उसका जो फैक्टर आ रहा है, जो उसका फंक्शन वो लॉस हो चुके और इनहिबिटर जो है वो डिसोसिएट हो जाए, हमारा एंजाइम जो है वो दोबारा से बहाल हो जाए। इसके लिए डाइल्यूशन या इंक्रीज कंसंट्रेशन करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो रिवर्सिबल इनहिबिशन है, इसकी दो टाइप्स होती हैं, कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, अब आपने सारा कुछ पढ़ा हुआ। कम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट होता है ना उसके दरमियान और जो आपका इनहिबिटर होता है दोनों के दरमियान स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस होती है। ठीक है, इस वजह से वो जो इनहिबिटर है वो एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड कर जाता है। ठीक है, और नॉर्मल जो सबस्ट्रेट ने बाइंड करना था वो बाइंड नहीं कर सकता। तो इससे क्या होता है, देखें, जब उसके पास एंजाइम के पास दो ऑप्शन थे कि वो इनहिबिटर के साथ भी बाइंड कर सकता है, वो सबस्ट्रेट के साथ भी बाइंड कर सकता है, लेकिन उसने किसके साथ बाइंड किया, इनहिबिटर के साथ। तो हमें अपेरेंटली ऐसे लगा कि जो एंजाइम की अफिनिटी है फॉर सबस्ट्रेट वो कम हो गई है। ऐसे फीलिंग आती है ना कि उसके पास दो ऑप्शन थे, वो सबस्ट्रेट के साथ भी बाइंड कर सकता था, वो इनहिबिटर के साथ भी, उसके पास दोनों चीजें मौजूद हैं, लेकिन एंजाइम के साथ कौन बाइंड कर गया, इनहिबिटर। तो हमें ये महसूस होगा कि एंजाइम की जो अफिनिटी है इसका मतलब वो सबस्ट्रेट के साथ कम है और इनहिबिटर के साथ ज्यादा हो गई है। तो इस वजह से जो हमने कल प्लॉट पढ़ा था, ग्राफ पढ़ा था माइकलिस मेंटन कांस्टेंट में, अफिनिटी चूंकि कम हो गई है इस वजह से केएम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमने कहा था कि जब अफिनिटी का इनवर्स रिलेशन है केएम के साथ, तो अफिनिटी अगर कम ये हम हुई बढ़ है जाएगा। तो केएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इसका मतलब जो है जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं वो केएम की वैल्यू को अपेरेंटली, नॉट एक्चुअल, क्योंकि मैंने बताया था केएम की वैल्यू वैसे इंट्रिंसिक होती है, तो अपेरेंटली जो है केएम की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, हमें लगता है कि जो ग्राफ के अंदर जो चेंज आता है ना उसमें जब आप इसको ग्राफ ड्रा करेंगे, ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ, पहले हम इसको डिस्कस कर लें कि केएम की वैल्यू अपेरेंटली इंक्रीज कर गई। दूसरी तरफ वी मैक्स के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आता है। अब हमने कहा कि ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर है। ठीक है, तो जब हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो कभी ना कभी ऐसा टाइम जरूर आएगा जब वी मैक्स अचीव हो जाएगा। इसका मतलब वी मैक्स तो अचीव होगा, वी मैक्स की वैल्यू तो कांस्टेंट रही, चाहे वो लेट अचीव हुआ, अचीव हो गया वो, इसका मतलब उसकी वैल्यू वही कांस्टेंट रहेगी। इस वजह से जो वी मैक्स होता है वो चेंज नहीं होता, जबकि के एम की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। अब ग्राफ की तरफ देखते हैं, ये जो ब्लू कलर के अंदर दिया हुआ है, ये पहले हम माइकलिस जो है इसका ग्राफ देख रहे हैं, ये ब्लू कलर के अंदर विदाउट इनहिबिटर है। ठीक है, रेड के अंदर जब इसके साथ कम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड किया तो आप देखते हैं कि ये ग्राफ जाके एट द एंड जो है वी मैक्स को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, लास्ट पे जाके, चाहे थोड़ा दूर जाके उसने अप्रोच किया लेकिन थोड़ा सा अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब वी मैक्स की वैल्यू चेंज नहीं हुई। लेकिन जब आप वी मैक्स का हाफ लेते हैं, यहाँ पे जहाँ पे वी मैक्स की हाफ वेलोसिटी है वहां पे आप लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ब्लू को यहाँ पे टच करती है और रेड को यहाँ पे। अब इसको वहां से हम लाइन ड्रॉ करते हैं एक प्रोजेक्शन नीचे को एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये जो ब्लू वाली केएम है विदाउट इनहिबिटर ये थोड़ी सी लेफ्ट साइड पे है, और रेड वाली जो उसी लाइन के अक्रॉस अगर हम जाएं और नीचे प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो ये केएम की वैल्यू राइट साइड पे आ रही है ब्लू वाली की। ठीक है, इसका मतलब अपेरेंटली यहाँ पे लफ्ज लिखा हुआ है कि केएम की वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज कर गई है। अब दूसरी तरफ बच्चे अफिनिटी जो है सबस्ट्रेट की अफिनिटी जो है एंजाइम के लिए वो कम हो गई है ड्यू टू इनहिबिटर। ठीक है, ये आप इस तरह समझ लें जिस तरह एक बंदे की शादी हुई हो पहले, तो दोबारा फिर वो जो है थोड़ी 10 साल के बाद एक नई शादी कर ले। ठीक है, तो क्या होगा कि हमें क्या फील होता है कि जो उसकी पुरानी बीवी है उसके लिए उसकी एफिनिटी कम हो जाती है, हम यही समझते हैं ना, हालांकि ऐसा नहीं होता, अपेरेंटली मतलब कह सकते हैं आप ऐसा होता है। तो लेकिन न्यू जो आने वाली होती है उसके साथ एफिनिटी ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि वो नई नई होती है। तो ये इसी तरह इसके साथ भी है, जब एंजाइम के पास सबस्ट्रेट भी है और इनहिबिटर भी है, ठीक है, तो वो इनहिबिटर के साथ उसकी एफिनिटी ज्यादा है क्योंकि वो उसके साथ बाइंड कर रहा है। ठीक है, तो अपेरेंटली हमें ये लग रहा है कि जो सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी थी एंजाइम की वो कम हो गई है। तो एफिनिटी कम होने का दूसरा मतलब क्या है कि केएम की वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज। तो ये इसमें पॉइंट है बस। और लिन वीवर बर्ग प्लॉट जो है इसमें अगर हम देखें तो ये ब्लू लाइन है, ठीक है, विदाउट इनहिबिटर जो है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, इसमें इसमें लाइंस ऑपोजिट आएंगी। ठीक है, और ये दूसरी जो रेड कलर की लाइन है ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर की है। ठीक है, देखें ये वाई एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेप्ट आ रहा है इसका, वाई वाई एक्सिस के ऊपर ये दोनों सेम पॉइंट से पास कर रही हैं, रेड भी और ब्लू भी। इसका मतलब क्या है कि वी मैक्स की वैल्यू चेंज नहीं हुई, जबकि
अगर आप रेड लाइन को देखें तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर दोनों डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेप्ट कर रही हैं। तो रेड वाली जो है थोड़ी जीरो के करीब है। अब इसका मतलब क्या है, के एम कैसे इंक्रीज हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन थी ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस जो था, यहाँ पे 1/km नेगेटिव में है। ये पॉइंट समझने वाला है, जो सारा साल समझ नहीं आता बच्चों को, कि यहाँ पर नेगेटिव में एक वैल्यू, जब आप जीरो की तरफ जाएंगे तो ये वैल्यू इंक्रीज कर रही है क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ है, ठीक है। जो वैल्यू जीरो के करीब है वो क्या है, बड़ी वैल्यू है। जबकि जो ब्लू जिस तरह दूर लेफ्ट साइड पे बहुत एक्सट्रीम पे है, लगने में लग रहा है कि वो वैल्यू बड़ी होगी, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव में है वो वैल्यू छोटी होगी, ठीक है। -6 जो है -1 से छोटा होता है, -1 जो है वो -6 से बड़ा होता है। इस वजह से ये जो रेड वाली लाइन है ये थोड़ा सा जीरो के करीब इंटरसेप्ट कर रही है, ठीक है। और ये रेड लाइन बस आपने ग्राफ ड्रॉ करना होता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस लिखे कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के अंदर। ये तकरीबन हर साल जो है क्वेश्चन आ जाता है, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का डिफरेंस जो है, ठीक है। दूसरी तरफ जो है हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव का आगे आ रहा है। यहाँ पे एग्जांपल इसने दे दिए साथ ही कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की एग्जांपल क्या है, तो स्टैटिन ड्रग्स हैं। स्टैटिन, वैसे स्टैटिन का मतलब होता है टू ब्लॉक, ठीक है। तो स्टैटिन बेसिकली जो है किसी चीज की ब्लॉकर है, ठीक है, किसी चीज को कम करती है। तो किसको कम करती है ये हम देख लेते हैं। एक तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ये हमें पता चल गया। जब आप सेकंड ईयर के अंदर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस पढ़ेंगे ना, वहां पर आप देखेंगे कि एसिटाइल को ए से एचएमजी को ए बनता है पहले। ये एक नाम लंबा सा, आप इसको एचएमजी को ए याद करें, सेकंड ईयर में नाम याद हो जाएगा आपको। हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल को ए, ठीक है, ये एक सबस्ट्रेट है जो कि एसिटाइल को ए से बनता है। अब वो जो एचएमजी को ए बन गया, उसके ऊपर एक रिडक्टेज एंजाइम एक्ट करता है, ठीक है। और ये जो है आपका वो रिएक्शन होता है जो स्लो, जिसको कहते हैं मेन रिएक्शन जो होता है किसी भी रिएक्शन के अंदर ना, एक मेन होता है रिएक्शन जिसके ऊपर सारी जो रिएक्शन तमाम जो चेन होती है वो बेस कर रही होती है। तो ये वो रिएक्शन होता है, ठीक है। तो एच एम जी कोए रिडक्टेज जो है, यहाँ पे आप डायग्राम देखें, ये जो एंजाइम है एच एम जी कोए रिडक्टेज, ये ओरिजिनल सबस्ट्रेट है जो इधर राइट साइड पे जिसमें व्हाइट एरो के नीचे बना हुआ है एच एम जी कोए, ये मेन सबस्ट्रेट है इसका। और ये जो नजर आ रहा है जो एंजाइम के साथ बाइंड किया हुआ है इस वक्त, ये जो है ये स्टैटिन ड्रग है, ठीक है। इसके अंदर ये एक कंपोनेंट जो है बिल्कुल जो है देखें अगर आप, तो वो इससे मिलता जुलता है एच एम जी कोए से। तो ये इसके साथ बाइंड करता है और इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है एच एम जी कोए रिडक्टेज को। जब एच एम जी कोए रिडक्टेज इनहिबिट हो जाता है तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस जो है वो कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि स्टैटिन ड्रग अगर हम दें तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हम कहाँ यूज कर सकते हैं, ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है, उन पेशेंट्स के अंदर हम स्टैटिन ड्रग्स देते हैं उनको, ठीक है। तो उनके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होती है, डिनोमो बॉडी के अंदर जो सिंथेसिस हो रही होती है वो कम हो जाती है, तो इस वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है नॉर्मल की तरफ आ जाता है। तो इनके ड्रग्स के इस क्लास के अंदर जो जो ड्रग्स आती है इसमें एक एटोर्वास्टैटिन है, ठीक है, दूसरी प्रेवास्टैटिन, और भी काफी सारी इसके अंदर मेडिसिन आ जाती है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर जो है इसका ब्रांड नेम लिखा हुआ है, ठीक है। डिनोमो कहते हैं बॉडी के अंदर जो सिंथेसिस होती है, एक आउटसाइड द बॉडी होती है और एक इनसाइड द बॉडी, जो बॉडी खुद बना रही होती है उसको डिनोवो कहते हैं। इसके बाद नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसका डिफरेंस फिर से जो है बता देता हूँ, नहीं बच्चे स्ट्रक्चर याद नहीं करने इसके, ये जस्ट आपको समझाने के लिए था। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के अंदर जो है केएम वैल्यू चेंज होती है, जबकि वी मैक्स वैल्यू जो है वो सेम रहती है। इसका क्या मतलब है, केएम चेंज हुआ तो केएम जो है लिन वीवर बर्ग प्लॉट जो था उसके ऊपर एक्स इंटरसेप्ट था, तो वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। वी मैक्स सेम रह रहा है, इसका मतलब जो लिन वीवर बर्ग प्लॉट है उसके अंदर वाई इंटरसेप्ट जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। एक तो ये इनहिबिटर कंपीट करते हैं, दूसरा इसकी एग्जांपल क्या है, स्टैटिन ड्रग्स। तो ये 6 पॉइंट्स हैं, ठीक है। एससीक्यू में इसी तरह आएगा कि आप कॉम्पिटिटिव और इन्हीं जो नॉन कॉम्पिटिटिव हैं इनके दरमियान डिफरेंस लिखें। तो आपने जस्ट इसी तरह जो है ना 6-7 पॉइंट जो है जो भी आपको आते हुए वो लिख देंगे, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस क्या होती है ये आपको बेहतर पता है, कि जिसके अंदर कंपटीशन नहीं होता। इसमें क्या होता है कि एंजाइम और जो सबस्ट्रेट होता है उसके और जो इनहिबिटर है दोनों के दरमियान रिजेम्बलेंस नहीं होती ज्यादा। इसमें इशू क्या होता है कि जो इनहिबिटर है ना वो एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड नहीं करता, वो बाइंड करता है एंजाइम एक्टिव साइट के अलावा किसी और जगह पर एंजाइम के ऊपर बाइंड कर जाता है, ठीक है, डिफरेंट साइट्स के ऊपर। तो यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है कि ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं दे कैन बाइंड टू फ्री एंजाइम और टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर एक नई टर्म जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना इशू है।
जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन है ना, उसमें जो इनहिबिटर है वो जस्ट फ्री एंजाइम के साथ ही बाइंड करता है, ईएस कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड नहीं करता। अगर इनहिबिटर जो है वो ईएस कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करे और इनहिबिशन करे तो उसको हम अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं, ठीक है। इट इज नॉट नॉन कम्पिटिटिव। देखिए बड़ी सिमिलर सिमिलर से वर्ड है, एक नॉन कम्पिटिटिव है और एक अनकम्पिटिटिव है। अनकम्पिटिटिव के अंदर क्या होता है कि जो इनहिबिटर है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करता है, ठीक है। ये बात यहाँ नहीं लिखी हुई, ये मुश्ताक के अंदर आपको मिलेगी। अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर जो इनहिबिटर है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करता है, जबकि नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर इनहिबिटर जो है वो फ्री एंजाइम के साथ बाइंड करता है। ठीक हो गया। ये दोनों में डिफरेंस जो है ना, ये क्योंकि यूएचएस के सिलेबस के अंदर बकायदा हेडिंग के तौर पे दिया हुआ है कि नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन और अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब इसके इफेक्ट क्या होंगे नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन के, क्योंकि यहाँ पर इशू ये है कि हम जो है एंजाइम की फंक्शनिंग को रिटेन नहीं कर सकते। हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जितनी मर्जी बढ़ा दें, हमारा जो एंजाइम का नॉर्मल फंक्शनिंग थी, जो एक दफा जिसके साथ इनहिबिटर बाइंड कर गया, अब वो दोबारा फंक्शनिंग बहाल नहीं हो सकती। इस वजह से जो वी मैक्स है वो अचीव नहीं होता, जो इनहिबिटर की एब्सेंस में आना था। अब जो है वी मैक्स की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि हमारे पास एक एंजाइम कम हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें क्योंकि कंपटीशन ही नहीं हो रहा, कंपटीशन नहीं है ना एक्टिव साइट के लिए सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के दरमियान, तो इसका मतलब अफिनिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आया। अगर अफिनिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आया तो इसका मतलब केएम की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। नॉन कंपटीशन कम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर केएम की वैल्यू चेंज नहीं होती क्योंकि कंपटीशन ही नहीं है, इसलिए अफिनिटी चेंज नहीं होती। लेकिन चूंकि एक एंजाइम जितने एंजाइम्स के साथ इनहिबिटर बाइंड करेंगे वो एंजाइम कम हो गए, तो वी मैक्स की वैल्यू जो है वो अपेरेंटली कम हो जाएगी क्योंकि हमारे पास फंक्शनिंग एंजाइम का नंबर कम हो गया। तो यहाँ पे देखें ब्लू वाला जो है, ये ब्लू लाइन जा रही है, ये ऊपर है विदाउट इनहिबिटर। ग्रीन लाइन जो है ये उस तक अप्रोच ही नहीं किया इसने, काफी डिफरेंस आ गया दोनों के अंदर। तो अपेरेंटली इसकी जो वी मैक्स है वो यहाँ पर डिक्रीज हो गई है। वो ब्लू में वी मैक्स जो है विदाउट इनहिबिटर की है, ग्रीन के अंदर जो है विद नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है इसकी वी मैक्स है। तो जब हम दोनों का जो है हाफ लेंगे, इस वी मैक्स ब्लू का हाफ लें तो वो यहाँ पे आता है, जबकि ग्रीन वाले वी मैक्स का हाफ लें तो वो यहाँ पे आता है, ठीक है। दोनों वी मैक्स को अगर हम जो है आगे प्रोजेक्ट करें, यहाँ से लाइन ड्रॉ करें ब्लू की तरफ और ब्लू से नीचे लेके आए, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट करती है एक्स एक्सिस को। दूसरी तरफ अगर हम ग्रीन को आगे लेके आए और उसको नीचे इंटरसेप्ट करें, एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन लाएं, तो वो भी उसी पॉइंट के ऊपर जो है इंटरसेप्ट कर रही है जहां पर विदाउट इनहिबिटर कर रही थी। तो ये ग्राफ के अंदर भी हमें नजर आ रहा है कि केएम की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही, जबकि वी मैक्स जो है वो चेंज हो गया नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर। अब यहाँ पर ग्राफ के अंदर क्या इफेक्ट होगा लिन-वीवर-बर्ग प्लॉट के ऊपर, तो यहाँ पर देखें y इंटरसेप्ट जो है y के ऊपर जो लाइनें क्रॉस कर रही हैं ये दोनों डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जा रही हैं। ग्रीन वाली ऊपर है जो कि इनहिबिटर के साथ है, और वी मैक्स जो है नीचे ब्लू वाला ये विदाउट इनहिबिटर है, ठीक है, ये नीचे है लाइन। लेकिन ये एक्स एक्सिस के ऊपर जो है एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेप्ट कर रही है, जिसका मतलब क्या है कि केएम की वैल्यू यहाँ पर चेंज नहीं हुई, ठीक है। तो ये जो है डिफरेंस है दोनों के अंदर। और यहाँ पे एक चीज जो है थोड़ी सी समझ तो आपको आ गई है, लेकिन मैं इसके अलावा थोड़ी सी आपको कॉम्प्लेक्सिटी में लेके जाऊंगा कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर जहाँ पे वाई एक्सिस जो है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये जीरो वैल्यू है। यहाँ पर 1/v मैक्स की वैल्यू क्या है, जीरो। अब जीरो होने का मतलब क्या है, 1/v मैक्स तो जीरो है, लेकिन v मैक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये जो कि बच्चे गौर नहीं करते इस पर, क्योंकि हमारे पास वैल्यू जो है लिन-वीवर-बर्ग प्लॉट के अंदर 1/v मैक्स है, तो ये जीरो के ऊपर है। लेकिन जब हम v मैक्स वैल्यू निकालेंगे तो ये v मैक्स जो है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और जीरो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 1/0 जो है इज ऑल समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर नीचे जो है v मैक्स की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, जीरो वैल्यू के ऊपर। जबकि जब आप पीक पे जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, अगर आप यहाँ पे यहाँ से ऊपर जाते हैं तो 1/v मैक्स इंक्रीज कर रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन v मैक्स जो है ऊपर जाके सपोज करें वैल्यू इतनी ज्यादा हाई है कि हम उसको इन्फिनिटी ले लेते हैं। ऊपर सबसे ऊपर जो है 1/v मैक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। लेकिन जब हम v मैक्स निकालेंगे तो इन्फिनिटी नीचे आ जाएगा 1 के, तो 1/इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो। तो ऊपर जो है v मैक्स की वैल्यू जीरो है, नीचे इन्फिनिटी है। इसका मतलब क्या है कि देखिए नीचे ये जो नो इनहिबिटर है, ब्लू लाइन नीचे क्यों है, क्योंकि नीचे वी मैक्स की वैल्यू क्या है, कम। और ऊपर जो है, सॉरी, नीचे वी मैक्स की वैल्यू ज्यादा है, इन्फिनिटी है।
तो जो इनहिबिटर के साथ है ग्रीन लाइन ऊपर इंटरसेप्ट कर रही है, वहां पर वी मैक्स की वैल्यू क्या है, कम, क्योंकि नीचे से ऊपर जाते हुए वी मैक्स की वैल्यू कम हो रही है, जबकि 1/वी मैक्स की वैल्यू नीचे से ऊपर जाते हुए इंक्रीज कर रही है। तो ये ग्राफ जब आपने ड्रॉ करना है, बच्चे गलत ड्रॉ कर देते हैं कि ये जो ब्लू की जगह वो यहाँ पे लिख देते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिटर, और ऊपर जो है वो विदाउट इनहिबिटर लिख देते हैं। तो ये गलती आपने नहीं करनी। ऊपर जो है ग्रीन लाइन वो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर की है। क्यों? क्योंकि ऊपर जाते हुए वी मैक्स की वैल्यू जो है वो कम हो रही है, और हमने कहा कि अपेरेंटली वी मैक्स की वैल्यू क्या हुई है, डिक्रीज। ठीक है, इसलिए आपने ये चीज याद रखनी है कि वी मैक्स हमने कम करना है, तो ये जो लाइन है ये हमने ऊपर ड्रॉ करनी है, नीचे ड्रॉ नहीं करनी। अच्छा जी, यहाँ पे फिर से बच्चे वी मैक्स इसलिए डिक्रीज हो रही है क्योंकि हमारे पास फंक्शनिंग एंजाइम कम हो गया ना। अब एंजाइम कम हो गए हैं तो वी मैक्स आएगा ही नहीं। जो पहले वी मैक्स आना था, मैक्सिमम वेलोसिटी जो है, ठीक है, वो अब नहीं आ सकती क्योंकि एंजाइम कम है, इसलिए एफिशिएंसी जो है वो रिएक्शन की कम हो जाती है। ठीक हो गया, इस वजह से वी मैक्स कम हो रहा है। वी मैक्स आएगी, ये नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं आएगी, लेकिन वो जो आप देखिए ना, एक 10 बंदे काम कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी कुछ और होगी, और एक जो है 5 बंदे काम कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी मैक्सिमम तो होगी लेकिन 10 के मुकाबले में वो कम होगी। इसलिए हम कहते हैं कि अपेरेंटली जो है वो वैल्यू जो है वो कम हो गई है। और ब्लू लाइन इसीलिए जो है ये इतना ऊपर जा रही है और ग्रीन लाइन इतना नीचे हो गई है कि वी मैक्स तो अप्रोच किया है, लेकिन वो वी मैक्स की जो वैल्यू है वो ओरिजिनल जो वैल्यू थी उससे बहुत कम आई है। ठीक है, इस वजह से हम कह रहे हैं कि अपेरेंटली जो है वो वी मैक्स कम हो गया है। ये मैंने आपको बता दिया फेरोचिलेटेज वाला और इंसेक्टिसाइड्स वाला। ठीक है, अब एंजाइम्स एज इनहिबिटर्स, ये लास्ट टॉपिक आज का हमारा। कल इंशाल्लाह रेगुलेशन हमने करनी है। एंजाइम्स इनहिबिटर्स एज ड्रग्स। अब आपकी मेडिसिन के अंदर जितनी भी हम आजकल यूज कर रहे हैं ड्रग्स, वो ज्यादातर जो है वो एंजाइम इनहिबिटर्स हैं। ठीक है, कुछ लोग पूछते हैं कि हम बायोकेमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, हमारा इसके साथ क्या ताल्लुक है। तो बेसिकली ताल्लुक यही है कि जो आने वाला वक्त है उसके अंदर हम बल्कि आजकल भी अभी भी वो दौर है जिसके अंदर जितनी भी ड्रग्स हैं वो मैक्सिमम जो है वो एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, कोई एंटी कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं, कोई एनालॉग्स हैं, कोई एंटीलॉग्स हैं। ठीक है, तो वो यूज हो रही हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स हम जो यूज करते हैं, ये बहुत यूज की जाती है, पेनिसिलिन और एमोक्सिसिलिन जो है बहुत ज्यादा यूज में है। तो ये बीटा लैक्टम एक क्लास है एंटीबायोटिक्स की, उसकी है पेनिसिलिन और अमोक्सिसिलिन। ये क्या करती हैं, ये जो फॉली उसका होता है ना बैक्टीरियल सेल वॉल की ग्रोथ, बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस के जो एंजाइम्स होते हैं उनको ब्लॉक करते हैं पेनिसिलिन और एमोक्सिसिलिन, जिस वजह से बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एस इनहिबिटर्स, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये पढ़ाया था एस इनहिबिटर्स, और बताया था कि आपके जो इमरजेंसी है यहाँ पर कैप्टोप्रिल और कैपोटीन के नाम से, कैपोटीन बेसिकली के नाम से आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में मिलती है, वैसे यहाँ पर कैप्टोप्रिल लिखा हुआ है। एनालाप्रिल और लिसिनोप्रिल, ये जो मेडिसिन हैं ये एस इनहिबिटर्स हैं। एस का काम क्या होता था, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट करना, और एंजियोटेंसिन 2 जो था वो आपका वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर था, तो ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता था। तो जब आपने इसको इनहिबिट कर दिया तो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगी, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं करेगा, इस वजह से वेजो डायलेशन हो जाएगी और ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस होकर नॉर्मल की तरफ आ जाता है। तो ये मेडिकेशंस हैं, ठीक है, जो आजकल यूज हो रही हैं। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा मेडिकेशन है, जिस तरह स्टैटिन ड्रग्स की हमने बात की, वो भी इनहिबिटर है, तो वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए यूज हो रही है। ठीक है, एस्पिरिन जो है आपने सुनी होगी, डिस्प्रिन जिसको आप कहते हैं ब्रांड नेम जो है, तो वो एस्पिरिन होती है उसके अंदर। वो क्या करती है, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बुखार के अंदर हम देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है एक कॉक्स एंजाइम होता है, साइक्लिक साइक्लिक साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम, इसको कॉक्स कहते हैं। ये आप इंशाल्लाह कभी हमने फैट पढ़ा तो उसके अंदर बढ़ाएंगे आपको कि कॉक्स क्या चीज होती है। साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम होता है बेसिकली एक, वो कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक सब्सटेंसेस होते हैं वो बनवा रहा होता है। तो एस्पिरिन जो है वो इनको इनहिबिट कर देती है, तो इसलिए इसका जो रोल है ना वो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के तौर पे है, और ये बुखार में दी जाती है। इसके अलावा ये ब्लड को जो है वो थिन करती है। ठीक है, कई सारे और भी बेशुमार मेडिकेशंस हैं जो कि एंजाइम इनहिबिटर्स के तौर पर यूज होती हैं। ठीक है, तो ये जो है आज का हमारा टॉपिक था। इसके अंदर आपने जो चीजें याद रखनी है, मेन क्वेश्चन जो आता है, एक तो स्टैटिन ड्रग्स का पता होना चाहिए, दूसरा कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का डिफरेंस, आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि ये क्या होता है। ठीक है, बस ये दो क्वेश्चन आज के मेन थे। ठीक है, और कुछ मेडिसिन के नाम जो जिस तरह एस इनहिबिटर्स और ये जो थोड़े बहुत नाम हमने लिए, इनका आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है इस टॉपिक में जो है कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ठीक है, तो अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बता दे। भाई एक